तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट के चैप्टर 2 यानी शिक्षा कला है अथवा विज्ञान। यानी शिक्षा क्या है, कला है या विज्ञान है या फिर दोनों है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शिक्षा के अर्थ को जानने के बाद अब प्रश्न ये उठता है कि शिक्षा कला है या फिर विज्ञान। तो प्राय ऐसा होता है कि शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन सब्जेक्ट को आर्ट साइड का सब्जेक्ट माना जाता है, यानी कला संकाय का विषय माना जाता है। तो प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए दायरे और शिक्षा के एजुकेशन के उभरते हुए नवीन आयामों से शिक्षा वैज्ञानिकता यानी साइंटिफिक या टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है। तो शिक्षा में अनेक वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक कोटि की विशेषताएं भी दिख रही है, इसलिए कुछ विचारक शिक्षा को विज्ञान की श्रेणी में भी रखते हैं। परंतु वही दूसरी तरफ कुछ विचारक का तर्क है कि शिक्षा में इस्तेमाल की जाने वाली जो भी वैज्ञानिक कसौटियाँ होती हैं वो पूर्णतः सत्य, वस्तुनिष्ठता और परिणाम नहीं प्रदान करती। तो इसका परिणाम देश, काल और परिस्थिति के अनुरूप बदलता रहता है। इसलिए शिक्षा को विज्ञान नहीं कहा जा सकता, यानी शिक्षा को कला मानना चाहिए। तो उनके अनुसार कि शिक्षा को विज्ञान या अभी तो कला मानना ही तर्कसंगत होगा। तो परस्पर वैज्ञानिकों के मतलब कि मतों को मानते हुए शिक्षा को विज्ञान एवं कला दोनों की कसौटियों पर कसकर देखना चाहिए। तो विद्वानों के परस्पर विरोध के कारण शिक्षा को विज्ञान एवं कला दोनों की कसौटियों पर रखा जाने लगा। तो आज हम बात करेंगे शिक्षा कला एवं विज्ञान है अथवा दोनों। शिक्षा कला है। कला से आशय उस संप्रत्य से है जिसमें व्यक्ति अपने कर्मेंद्रियों द्वारा विभिन्न चीज़ों को जोड़कर नियमित व्यवहारिक कौशलों को प्रदर्शित करे। यानी कला वो है जिसमें व्यक्ति अपने कर्मेंद्रिय यानी अपने कार्यों के द्वारा विभिन्न चीज़ों यानी अलग अलग तरह की चीज़ों को जोड़कर नियमित व्यवहारिक कौशलों को प्रदर्शित करे, यानी उनको विभिन्न छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर उनको व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित करें। कला मूलतः हस्त कौशल आधारित होती है। शिक्षा में भी अध्यापक अपने हस्त कौशल, हाव भाव, भंगिमा का प्रयोग करके छात्र के बिखरे हुए ज्ञान अनुभव को जोड़कर तथा अपने अनुभव को उसमें स्थापन करके अपरिपक्व मनोमस्तिष्क को उत्पाद निर्दिष्ट बनाता है। यानी जिस तरह की एक कलाकार अपने हस्त कौशल के द्वारा छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर मतलब कि एक व्यवस्थित क्रम में उसे बनाता है, उसी प्रकार अध्यापक शिक्षा में क्या करता है कि अपने हस्त कौशल, हाव भाव, अपने प्रयोग के द्वारा छात्रों का जो बिखरा हुआ ज्ञान होता है उनको जोड़कर अपने अनुभव में उसे ट्रांसफ़र कर देता है। यानी जो भी शिक्षक के पास जो भी मतलब शिक्षक के पास जो भी ज्ञान होता है वो अपने छात्रों में ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, यानी उनके अपरिपक्व मनोमस्तिष्क को, अपरिपक्व टर्म से मतलब है कि जो उनका मस्तिष्क परिपक्व नहीं होता, यानी उतनी समझ नहीं आती, तो उनके अपरिपक्व मनोमस्तिष्क को उत्पाद निर्दिष्ट बनाता है। यानी उनके मन को, उनके चंचल मन को उस योग्य बनाता है कि वो नए नए इन्वेंशन कर सके, नई नई चीज़ें सीख सके तथा उनका प्रयोग भी कर सकें। ज्ञान संपन्न बनने पर छात्र सृजनशील बनता है। यानी ज्ञान होने पर छात्र क्या होता है, सृजनशील यानी इनोवेटिव होता है। सृजन का मतलब क्या होता है, इन्वेंशन करना। तो ज्ञान संपन्न होने पर छात्र सृजनशील बनता है, उसका व्यक्तित्व सुंदर बन जाता है। इसलिए शिक्षण एक कला और अध्यापक एक कलाकार है। तो क्या है कि जब छात्र ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है तो वो इनोवेटिव हो जाता है, नए नए प्रकार के प्रयोग करता है, नई नई चीज़ों बनाता है, उसका व्यक्तित्व सुंदर बन जाता है, यानी उसका खुद का कैरेक्टर भी बहुत उभर के आकर्षित रूप से आता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि शिक्षण एक कला है और अध्यापक एक कलाकार, यानी शिक्षण कला है जिसको अध्यापक अपने हस्त कौशल के द्वारा निखारता है, छात्रों के अपरिपक्व मन को निखारता है, उसमें सृजनशीलता का शुभारंभ करता है। कंदिम ने अध्यापक को कलाकार माना है। वह अपने अध्यापन द्वारा छात्र में व्यवहारिक कुशलता को विकसित करता है। एक सीमा तक यह तर्क उचित ही लगता है, किंतु शिक्षा की संपूर्ण प्रकृति को कला नहीं कहा जा सकता। यानी कंदिम ने कहा कि अध्यापक एक कलाकार है, तो ये माना जा सकता है कि हाँ अध्यापक एक कलाकार है, परंतु क्योंकि अध्यापक के द्वारा ही छात्र के कुशलता में विकास होता है, उसकी सृजनशीलता में विकास होता है, लेकिन संपूर्ण शिक्षा के क्षेत्र को कला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक और ब्रॉड लेवल पे होता है। कला में कलाकार छोटी छोटी वस्तुओं को एकत्रित करके अपने हस्त कौशल से नवीन वस्तु या कलात्मक चीज़ों का निर्माण करता है, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, कष्टकला आदि। इसके विपरीत शिक्षा के द्वारा छात्रों को सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिससे उसमें गुणों का विकास होता है। वस्तु का निर्माण और व्यक्ति में गुणों का विकास दो भिन्न पहलू है, इसलिए शिक्षा को कला नहीं माना जा सकता। जब स्टूडेंट हाई स्कूल और इंटर से BA में आता है तो उसके अंदर बहुत सारी अपरिपक्वता यानी उतनी समझ नहीं होती है कि किस तरह से क्वेश्चन को समझना है, किस तरह से उसका आंसर डेवलप करना है। लेकिन जो टीचर होता है वो छात्रों के अंदर वो चीज़ धीरे धीरे करके डालता है, यानी अपने ज्ञान को अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि उनके भी मस्तिष्क का विकास हो सके, वो खुद भी यानी कि वो खुद भी अपने आंसर्स को खुद ही डेवलप कर सके, चीज़ों को, कंसेप्ट को समझ सके। तो जिस तरह की कला में होता है कि छोटी छोटी वस्तु को एक कलाकार जोड़कर मूर्ति कला या चित्रकला, कष्टकला का निर्माण करता है, उसी तरह शिक्षा में भी एक अध्यापक बिखरे हुए मतलब उससे स्ट्रीम से आए हुए छात्रों को अपने ज्ञान और कौशलों के द्वारा उनके सृजनशीलता को, उनके विकास को, उनके कौशल को विकसित करता है और उन्हें भी शिक्षा में दक्ष बनाने की कोशिश करता है, यानी अपने ज्ञानों का स्थानांतरण करता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वस्तु का निर्माण और व्यक्ति के गुणों का विकास दोनों भिन्न पहलू, इसलिए शिक्षा को कला नहीं माना जा सकता। तो वस्तु का निर्माण तो एक कलाकार पूरे रूप
से करता है। अगर एक मूर्तिकार मूर्ति कला को बना रहा है तो वो क्या करेगा कि अपनी पूरी मूर्ति को शेप देगा, उसकी कलरिंग करेगा, हर चीज़ वो छोटे से छोटा स्कल्पटिंग करेगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वस्तु का निर्माण और व्यक्ति में गुणों का विकास दो भिन्न पहलू। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का गुण जिस तरह की एक मूर्तिकार अपनी मूर्ति को संपूर्ण रूप से डेवलप करके ही उसका प्रोडक्शन करता है, उसी तरह शिक्षा में क्या होता है कि अध्यापक किसी भी मतलब कि क्लास में या किसी भी, क्योंकि लाइक बीए कोई ही ले ले तो 3 साल का कोर्स होता है, तो क्या कि इतने टाइम शेड्यूल में जो शिक्षक होता है वो व्यक्ति में उन गुणों का विकास नहीं कर पाता है। इसी प्रकार कहा जा रहा है कि वस्तु का निर्माण करना और व्यक्ति में गुणों का विकास करना दो अभिन्न पहलू, इसलिए शिक्षा को कला नहीं माना जा सकता, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र बहुत ज़्यादा व्यापक है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कला में निर्जीव वस्तु का प्रयोग करके उसे सुंदर रूप दिया जाता है और इन वस्तु को चाहे जैसे उपयोग में लाया जा सके, किंतु शिक्षा की प्रक्रिया मनुष्य के चारों तरफ घूमती रहती है। मनुष्य एक मनोशरीर और चिंतनशील प्राणी है। मनुष्य बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को या किसी भी आदेश का अनुपालन नहीं करता, इसलिए शिक्षा को कला की कोटि में नहीं रखा जा सकता। कला में क्या है, अच्छी अच्छी चीज़ों को सौंदर्यात्मक कलात्मक रहता है, जबकि शिक्षा में क्या है, सुंदरता और असुंदरता से अलग हटकर ज्ञान कौशल, मनुष्य को विविध परिस्थितियों के अनुकूल बनाना, उनमें सृजनशीलता का विकास करना आदि पाया जाता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण को यदि कला माना जाएगा तो अध्यापक कलाकार कहलाएगा। तो कलाकार वो होता है जो सुंदर वस्तु का निर्माण करता है, जबकि अध्यापक क्या सुंदर वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षक अपने बालक के मस्तिष्क का निर्माण करता है। वो केवल सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान का अनुभव प्रदान करता है, जिसका लाभ उठाकर छात्र अच्छे व्यक्तित्व वाला बनता है, सृजनशीलता बनता है, इनोवेटिव होता है। जो मतलब कि जो भी अध्यापक उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं वो उनसे लाभान्वित हो ना हो, ये उनके व्यक्तित्व को बिगाड़ता है या बनाता है। ये उनके शिक्षा विज्ञान यानी एजुकेशन एज अ साइंस। शिक्षा से आशय विशेषता युक्त ज्ञान से लगाया जाता है। विशेषता युक्त ज्ञान की प्राप्ति के लिए कल्पना, पूर्वानुमान, अनुमान, तर्क वितर्क अथवा अंधविश्वास को महत्व न देकर बल्कि प्रयोगात्मक एवं अन्य सत्य प्रतिपादित करने वाली वस्तुनिष्ठ विधियों प्रयोग में लाई जाती हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि विज्ञान से आशय यानी विज्ञान का अर्थ है एक स्पेसिफिक यानी विशेषता युक्त से मतलब है स्पेसिफिक या फिर विशेष प्रकार के ज्ञान से लगाया जाता है। तो स्पेसिफिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या कहा जा रहा है कि कल्पना, पूर्वानुमान, अनुमान, तर्क वितर्क और अंधविश्वास को महत्व न देकर, यानी जो कल्पना यानी अजम्पशन लगाई जाती है, कल्पना यानी जो इमेजिनेशन, पूर्वानुमान यानी अजम्पशंस जो लगाई जाती है, अनुमान, तर्क वितर्क यानी तर्क वितर्क के आधार पर जो भी अनुमान लगाया जाता है, अंधविश्वास आदि को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि साइंस में विज्ञान में क्या होता है कि प्रयोगात्मक और अन्य सत्य प्रतिपादित करने वाली विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो किसी वस्तु का सुव्यवस्थित, संगठित, क्रमबद्ध, सत्यापित, विशिष्ट युक्त ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। तो प्राय हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु का स्टेप बाय स्टेप यानी व्यवस्थित रूप से, संगठित रूप से यानी क्रमबद्ध रूप से, सत्याधारित यानी सत्य स्थापित रूप से या फिर स्पेसिफिक रूप से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही विज्ञान कहा जाता है। तो बर्नार्ड के अनुसार विज्ञान साधारणतः जांचा गया अनुभव है। यह प्रदत्तों तथा निष्कर्षों तथा समान नियमों का एक संगठन है जो अनुभव से प्राप्त होता है, जिनके आधार पर घटनाओं तथा परिस्थितियों को सर्वोत्तम ढंग से व्याख्या या आलोचना है। तो बर्नार्ड कह रहे हैं कि विज्ञान जांचा गया अनुभव है, यानी विज्ञान में क्या होता है कि प्रयोगात्मक चीज़ों पर बल दिया जाता है, यानी करके देखा जाता है कि ये सत्य है या असत्य है। तो क्या जांचा गया अनुभव है, यह प्रदत्त निष्कर्षों का सामान्य नियमों का एक संगठन है। यानी विज्ञान क्या है कि जो भी डाटा कलेक्शन होता है, जो भी इससे रिजल्ट निकलते हैं, उसका एक संगठन का नियम है जो हमें अनुभव से प्राप्त होता है, यानी जो हम करते हैं उससे जो हमें अनुभव प्राप्त होता है उसका है, जिनके आधार पर घटनाओं तथा परिस्थिति को सर्वोत्तम ढंग से व्याख्या या आलोचना की जा सकती है। यानी विज्ञान किसी भी परिस्थिति, घटना, परिस्थिति का से संबंध में डाटा कलेक्ट करता है और उसका निष्कर्ष निकालता है, फिर जो भी संगठन, जो भी अनुभव प्राप्त होते हैं उनके आधार पर परिस्थिति की या तो सर्वोत्तम ढंग से व्याख्या करता है या फिर उसकी आलोचना करता है। समान रूप से समस्या की अनुभूति और उद्देश्यता, परिकल्पना का निर्धारण, विधि विधान, प्रदत्तों को संग्रहण, प्रदत्तों का विश्लेषण, वर्गीकरण, प्रयोग तथा सत्य की जांच, तथ्यों से सिद्धांत, निरूपण, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता एवं मानकीकरण, प्राप्त निष्कर्षों की पुनरावृत्ति विज्ञान की विशेषताएं। तो क्या कहा जा रहा है कि वस्तुनिष्ठता, मानकीकरण करना, परिकल्पना का निर्धारण करना, प्रदत्तों का यानी डाटा कलेक्ट करना, डेटा का एनालाइजेशन करना, उनका डिवीजन करना और फिर जो भी सत्य है उनके हिसाब से कहे जा रहे हैं उनकी जांच करना। तो ये सब क्या है, ये विज्ञान की विशेषताएं हैं। इन सभी विशेषताओं को जानने के बाद, शिक्षा की परिप्रेक्ष्य को जांचने के बाद हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में शिक्षा विज्ञान के लगभग सभी विशेषताओं के बहुत ही करीब है। शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च किए जा रहे हैं और वे वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर ही किए जा रहे हैं, यानी साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके किए जा रहे हैं। तो कुछ विशेष रूप से शैक्षिक क्षेत्र, जैसे कि हम कहें कि साइकोलॉजी या फिर उनसे रिलेटेड अन्य तथ्यों को या फिर उनसे संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए ही प्रायोगिक विधियाँ इस्तेमाल की जा रही है, यानी जो साइंटिफिक वैज्ञानिक विधियाँ हैं। तो डाटा को कलेक्ट करना यानी प्रदत्तों का विश्लेषण, उनका वर्गीकरण करना, उपयुक्त
वर्गीकरण करना आदि क्या है, वैज्ञानिक विधियों, सांख्यिकी विधियों, कंप्यूटर के प्रयोग के द्वारा ही हो रही है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा में वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, प्रायोगिकता, मानवीकरण आदि को महत्व दिया जा सकता है। किंतु कुछ विचारक शिक्षा को विज्ञान नहीं मानते, यानी कुछ विचारक शिक्षा को विज्ञान नहीं मानते। उनका विचार है कि भले ही शिक्षा ने अपने आप को विज्ञान बना लिया हो, परंतु वह विशिष्ट विज्ञान की प्रमुख विशेषताओं से काफी दूर है। उनका तरह कि प्रकृति विज्ञान में विविध प्राकृतिक वस्तुओं एवं समस्याओं, भौतिक दशा और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, जैसे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान आदि, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान आदि में विविध सामाजिक समस्याओं, मानव के सामाजिक संबंध तथा क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। निश्चयात्मक विज्ञान यानी उपग्रह विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि में समस्याओं का अध्ययन कुछ निश्चित विधि विधानों का रूप किया जाता है। तो आदर्शात्मक विज्ञान में कुछ आदर्शों, मूल्यों और मान्यताओं के आधार पर विविध समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो कुछ विचारक कह रहे हैं कि शिक्षा को मतलब विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि सभी विज्ञान, चाहे वो प्रकृति विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, सबके अपने अपने क्षेत्र, यानी प्राकृतिक विज्ञान तो प्रकृति से संबंधित वस्तुओं, समस्याओं, भौतिक दशाओं पर कार्य करेगा, ठीक है। और रसायन विज्ञान क्या है? रसायन से संबंधित विभिन्न प्रकार के केमिकल से रिलेटेड पहलुओं पर अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान में भौतिकी से संबंधित पहलुओं पर अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में मानव व्यवहार से संबंधित अध्ययन, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान आदि का अध्ययन किया जाता है। जबकि आदर्शात्मक विज्ञान में आदर्श मूल्यों, मान्यता और आधार बनाकर विविध समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि विज्ञान का भी अलग अलग स्पेसिफिक क्षेत्र है और विज्ञान का क्षेत्र भी बहुत व्यापक है। हर क्षेत्र की अपनी अलग विशेषताएं, हर क्षेत्र की अपनी अलग परिप्रेक्ष्य हैं। तो शिक्षा को विज्ञान नहीं माना जा सकता। शिक्षा विशुद्ध विज्ञानों की विशेषताओं को नहीं धारण करती। शिक्षा प्रकृति विज्ञान और निश्चयात्मक विज्ञान की मान्यताओं को पूरा नहीं करती। तो क्या कहा जा रहा है कि शिक्षा विशुद्ध विज्ञानों की जो स्पेसिफिक विशेषताएं होती है उसको धारण नहीं कर सकती। शिक्षा प्रकृति विज्ञान और निश्चयात्मक विज्ञान की मान्यताओं को पूरा नहीं कर सकती, यानी शिक्षा प्रकृति विज्ञान के प्रकृति के परिप्रेक्ष्य के बारे में नहीं मान्यता प्रदान कर सकती, या फिर निश्चयात्मक विज्ञान के पहलुओं पर भी मान्यता प्रदान नहीं कर सकती। परंतु सामाजिक विज्ञान और आदर्शात्मक विज्ञान की मान्यता और विशेषताओं को अधिक समीप है, यानी सामाजिक विज्ञान यानी समाज से संबंधित सभी पहलुओं पर आदर्श मूल्यों, नैतिक विचारों और के ज्यादा करीब है। तो शिक्षा विशुद्ध विज्ञान नहीं है, यानी सीधा शिक्षा पूरी तौर से विज्ञान नहीं कही जा सकती, यानी इसमें मिलावट पाई जाती है। शिक्षा को सामाजिक एवं आदर्शात्मक विज्ञान की कोटि से दूर किया यानी थोड़ा सा रिलेटेड किया जा सकता है, आबद्ध किया जा सकता है। इसलिए ऐसा माना जा सकता है क्योंकि शिक्षा का संबंध समाज और व्यक्ति दोनों से है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि शिक्षा का संबंध समाज और व्यक्ति दोनों से है। शिक्षा विशुद्ध विज्ञान नहीं है, यानी पूरी तौर से विज्ञान नहीं कही जा सकती। शिक्षा को सामाजिक एवं आदर्शात्मक विज्ञान की कोटि से आबद्ध किया जा सकता है, यानी सामाजिक विज्ञान, आदर्शात्मक विज्ञान से कोरिलेट तो किया जा सकता है। ऐसा इसलिए माना जा सकता है क्योंकि शिक्षा का संबंध समाज और व्यक्ति दोनों से है, यानी सामाजिक विज्ञान का संबंध समाज और से संबंधित रिलेटेड जो भी कोरिलेशन होता है उससे होता है, और व्यक्ति दोनों से। शिक्षा समाज में रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहार, क्रिया, व्यवहार, आवश्यकताओं के अनुरूप नियोजित और संचालित की जाती है। परिणामतः शिक्षा व्यक्ति को करनी कर्तव्य, दायित्वों का बोध करा के उसके व्यवहार और आचरण को समाज के मानकों के अनुकूल बनाकर उसका समाजीकरण करती है। इसलिए शिक्षा सामाजिक और आदर्शात्मक विज्ञान है, न कि विशुद्ध प्रकृति तथा निश्चयात्मक विज्ञान की कोटि में आती है। तो क्या कहा जा रहा है कि शिक्षा को विज्ञान और आदर्श विज्ञान के क्या कहा जा रहा है कि शिक्षा को सामाजिक विज्ञान और आदर्शात्मक विज्ञान के समीप किया जा सकता है, क्योंकि समाज में क्योंकि शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों से होता है, यानी शिक्षा व्यक्ति के लिए चलाई जाती है, व्यक्ति के द्वारा चलाई जाती है, और व्यक्ति को एक उच्च कोटि का प्राणी बनाने के लिए ही शिक्षा का प्रबंध किया जाता है। तो शिक्षा ऐसी होती है जो व्यक्ति को बोध कराती है उसके करनी कर्मों का, उसके कर्तव्य का, उसके दायित्वों का और उसके व्यवहारों का, उसके आचरण को समाज के अनुकूल आदर्शों के अनुरूप बनाती है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि शिक्षा सामाजिक और आदर्शात्मक विज्ञान है, परंतु पूरी तौर से विज्ञान नहीं है। इस प्रकार शिक्षा की प्रक्रिया का विश्लेषण करें तो ये कहा जा सकता है कि इसमें विज्ञान और कला दोनों की ही अपनी अलग अलग विशेषताएं विद्यमान हैं। पूरी तौर से शिक्षा ना ही विज्ञान है और ना ही कला है। शिक्षा के कुछ नियम ऐसे हैं जो सुनिश्चित हैं, जो तय हैं, उनका उल्लंघन करने से हानि हो सकती है। इसलिए शिक्षा का संबंध समाज से होता है। समाज क्या है? निरंतर परिवर्तनशील है। तो इसी कारण शिक्षा के नियम दृढ़ ना होकर परिवर्तनशील है, यानी शिक्षा के कुछ नियम ऐसे हैं जो सुनिश्चित है, सर्वमान्य है और तय है, तो उनका उल्लंघन करने से नुकसान भी हो सकता है। इसलिए शिक्षा का संबंध समाज से होता है, समाज में रहने वाले प्राणियों से होता है, क्योंकि शिक्षा व्यक्तियों के लिए ही संचालित की जाती है। तो समाज क्या है? परिवर्तनशील है। तो इस कारण शिक्षा के नियम दृढ़ ना होकर परिवर्तनशील है। शिक्षा में पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां आदि में वैज्ञानिक नियम और सिद्धांतों का सहारा लिया जा सकता है और फिर उनको कलात्मक ढंग से व्यवहार में भी लाया जा सकता है। तो इस कारण शिक्षा को विज्ञान और कला दोनों कहा जा सकता है, यानी शिक्षा में वैज्ञानिक नियम और सिद्धांत का सहारा लेकर उसके पाठ्यक्रम, उसकी शिक्षण विधियों का निर्माण किया जा सकता है, फिर उनको कलात्मक ढंग से व्यवहार में भी लाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा विज्ञान और कला दोनों।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। आपके अपने चैनल एजुपुर पे रोज़ दोपहर 1 बजे वीडियोस अपलोड हो जाती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को टाइम से देख लिया करिए और लाइक कर दिया कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए।